are going to start off another paper. For today, I have chosen October November 2025 का पेपर 3 4। सो आपको 2025 2025 में फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास वेरिएंट 4 भी टेस्ट हुआ था, क्योंकि वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 में पेपर लीक हो रहे थे, तो दे हैड टू कम अप के टाइम डिफरेंसेस को किल किया गया जिसकी वजह से पेपर लीक ना हो। ओके, so let's get started with the first MCQ for today. What will act as a barrier to collusion between firms? यानी फर्म्स आपस में कार्टेल नहीं बना सकेंगी, सही है ना। सबसे पहला, द एबिलिटी टू डिटेक्ट प्राइस कट्स बाय राइवल। तो ये आपके पास है ना, राइवल बना लेगी, सॉरी कार्टेल बना लेगी, क्योंकि आप बहुत आराम से जज कर सकते हो कि आपके कंपेटिटर ने या आपके पार्टनर ने प्राइसेस कट किए नहीं किए। तो जब पकड़े जाने का डर है तो वो कार्टेल बना लेगा। द अबॉलिशन ऑफ एंटी ट्रस्ट मेजर्स। देर इज नो सच थिंग एज एंटी ट्रस्ट मेजर्स, क्योंकि कल्यूजन करना, कार्टेल बनाना बेसिकली इलीगल है, और कल्यूजन का मतलब बेसिकली कार्टेल ही है, सही है। The existence of small number of firms in the industry. तो अगर small number of firms है तो collusion होगा, barrier नहीं होगा। Therefore C also cannot be an answer. Unstable demand conditions, कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, तो यहाँ पे there will be an incentive to cheat। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई कभी डिमांड ज्यादा है, कभी कम है, तो फिर अपन कार्टेल बना के कार्टेल का प्रॉफिट क्यों मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सही है ना। दिस विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर collusion, सही है। आ जाए नेक्स्ट MCQ। टू indifferent curves, वन I2 अगर आप देखें ऊपर है, ऊपर का मतलब ज्यादा यूटिलिटी है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। नाउ लुक एट द ऑप्शंस A B C and D। सारे ऑप्शंस को आप लोग खुद एनालाइज करें। मैं आपको एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स दे रहा हूं और फिर मैं पोलिंग ऑन करूंगा। ओके, सो ये आ गए आपके पास। पोलिंग ओपन ओपन कर दी मैंने। ओके, लॉन्च हो गई पोलिंग। अब आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या है। जबरदस्त। तो हमारे पास तकरीबन सब ने आंसर भी दे दिया है, एक बच्चे को छोड़ के। एंड 70% लोगों ने सही जवाब दिया है। द राइट आंसर इज सी। सर बी आंसर क्यों नहीं है? कंज्यूमर्स गेट मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आई टू, सही, इन डिफरेंस टू कंज्यूमिंग लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। भाई इस वजह से थोड़ी ज्यादा मिल रही है। वी आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। ये देखें, यहां पर हो और यहां पे आते हो तो वाई और एक्स दोनों की कंजम्पशन बढ़ गई। दैट इज वाई बी इज इनकरेक्ट। Each point of the curve represents marginal rate of substitute. So if I move from point X to point Y, इसका मतलब क्या है कि मैंने X को substitute किया है for Y। तो ये marginal rate of substitution reflect करता है। What is an example of forward vertical integration? तो कुछ आसान MCQs भी हैं, सही है। Forward vertical integration means आप कस्टमर के करीब आ रहे हो, सो यू आर इंटीग्रेटिंग विद अ फर्म जो कस्टमर्स के करीब है। Look at the options A, B, C, D, and then I will open up the poll in 15 seconds. Okay, the poll has been launched.
जबरदस्त। सबसे अच्छी बात है, एवरीबडी इन द क्लास हैज आंसर्ड एंड 90% हमारे पास सही आए हैं, विच इज सी। कुछ ने बी भी सिलेक्ट किया है। A manufacturing computer merges with a firm that manufactures silicon chips for the computer. तो ये रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई। सही है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायग्राम शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब ये प्राइवेट कॉस्ट है और ये सोशल कॉस्ट है। मतलब सोशल कॉस्ट आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड्स का मतलब सिंपल ये है कि एक्सटर्नल बेनिफिट्स है। We want to produce more, so this means that there is a positive externality from production. सही है। अब आ जाए यहाँ पे, ये प्राइवेट बेनिफिट है, ये सोशल बेनिफिट है, तो ये कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? क्योंकि देर इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फ्रॉम कंजम्पशन। आ गई ये बात समझ में? तो ये ग्राफ को इसी तरीके से देखते हैं ना। Which row shows the combination of production and consumption externality when economic welfare is maximized? सबसे पहले इकोनॉमिक वेलफेयर कहाँ पे मैक्सिमाइज होगा, एक्स पे या वाई पे? तो जवाब है वाई पे। वाई पे क्यों? बिकॉज वाई इज इंडिकेटिंग सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स, तो वाई पे होगा। तो आंसर या तो बी है या तो डी है। प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है। कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव है। सही है, यहां पे हमने इंडिकेट किया है कि ये नेगेटिव है। देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। A firm has a fixed cost 300 and can produce 2 units per hour. Its variable cost is 200 for 1 unit and 300 for 2 units. 300 for 2 units, हाँ। Second unit की 300 नहीं है। Which cost will fall by the lowest amount when the second unit is produced? सबसे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलेगी 300 डिवाइडेड बाय 1 और फिर 300 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 का और 2 का 300 और 150। तो 150 से फॉल हो गया। एवरेज टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 1 यूनिट की थी 300 प्लस 200 विच इज 500 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे 500 आ गया। और सेकेंड यूनिट की थी हमारे पास टोटल कॉस्ट 300 प्लस 300 विच इज 600 डिवाइडेड बाय 2, दिस गिव्स अस 300। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉल किस में आया है? एवरेज टोटल कॉस्ट में। लेकिन हमने लोएस्ट मालूम करना, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट इज 200, फॉर 2 यूनिट्स इट्स 300। तो 200 और 150 कितने से फॉल हुआ? 50 से। तो अभी तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज हैविंग द लोएस्ट अमाउंट ऑफ फॉल। अब आ जाए अगला, मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारे पास 0 यूनिट्स की कॉस्ट थी 0। पहले यूनिट की टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास 500, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई 500। और सेकंड यूनिट बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट आई है वो सिर्फ $100 आई है, क्योंकि पहले वेरिएबल कॉस्ट 200 थी और सेकंड यूनिट बनाने के लिए 100 और लगी, विच इज 100। तो 100 हो गई, तो 500 से 100। तो सबसे ज्यादा चेंज आपके पास मार्जिनल कॉस्ट में आया है और सबसे कम चेंज आपके पास वेरिएबल कॉस्ट में आया है। आ गई वे बात समझ में? एंड इस क्वेश्चन में एक खास बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बार पेपर में, कभी वो बोलता है हाईएस्ट किस में चेंज होगा, कभी वो बोलता है लोएस्ट किस में चेंज होगा, और एक आध बार इसने बोला था कि लेट से 2 का चेंज किस वैल्यू में आएगा, किस ऑप्शन में 200 का चेंज आएगा। तो इस तरीके की भी वो बात कर सकता है और आपको फिर कैलकुलेट करना होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एएफसी, सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एफसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये आपने दिमाग में रखनी है चीजें फॉर एमसीक्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। What is most likely evidence
that an economy has reached Pareto optimality. Economy has reached Pareto optimality. Pareto optimality का मतलब ये होता है you are unable to uh, benefit one without worsening the other. तो इकोनॉमी के लिए अपन पीपीसी पे देखते हैं। तो पीपीसी पे जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे होते हो उस पॉइंट पे परेटो ऑप्टिमैलिटी आती है, क्योंकि इफ यू प्रोड्यूस लेस ऑफ ए, सॉरी लेस ऑफ बी एट पॉइंट बी वाई, वापसी वापसी, इफ यू मूव फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई यू आर प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ बी, तो एक चीज कम हो गई एंड यू आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ए, तो एक चीज बेनिफिट हो गई एक चीज लॉस हो गई। तो जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट होते हो तो परेटो ऑप्टिमैलिटी होती है। परेटो ऑप्टिमैलिटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी मैंने आपको यही बताया था कि पीपीसी के थ्रू आप परेटो ऑप्टिमैलिटी को देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी। A firm is operating at a level output which corresponds MR is equal to 0. What objective is the firm achieving? MR is equal to 0 पे कौन सा objective achieve हो रहा है? I'm giving you 20 seconds to figure out the answer and then I will open up the board. Okay. हम्म, गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। बच्चों को कंफ्यूजन है। भाई सबसे पहले तो आप कुछ रूल्स याद रखो, सही है? इसकी आप पिक्चर ले लेना, मैं लिख देता हूँ। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कब होती है? जब एम आर इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है? जब एम सी इज इक्वल टू एम आर। तो वो आपसे ये वाला तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत आसान है। एलोकेटिव एफिशिएंसी कब होती है? जब एम सी इज इक्वल टू ए आर। सही है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है? जब एम सी इज इक्वल टू ए टी सी। ये दोनों वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछता है। अच्छा, अगला क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कब होती है? जब आपके पास एटीसी इज इक्वल टू ए आर। राइट, तो ये वाला और ये सारे के सारे है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म में आते हैं। आई एम फॉरगेटिंग समथिंग? नो, आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। तो आप इसकी पिक्चर ले लें, ये आपको याद होना चाहिए। ये इतना आसान एमसीक्यू था, मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू। What is a potential benefit of privatization for a country's railway service? ऑप्शंस को देखें, मैं पोलिंग ऑन करूंगा। प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट आपसे पूछा। योर पोलिंग स्टार्ट्स इन 10 seconds. ओके, जबरदस्त। ऑल एक्सेप्ट वन हैव पार्टिसिपेटेड, दैट इज गुड। लेकिन आंसर्स बड़े वॉलेटाइल आए हैं। इसका सही आंसर ए है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन। अब बी तो हो ही नहीं सकता। हायर कॉस्ट इज पास्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन, भाई गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब रूल्स इंप्लीमेंट करवाना। तो अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तो आप कम रूल्स इंप्लीमेंट करवा सकोगे। और जब आप नेशनलाइज थे तो आप तो अपनी मर्जी से चला सकते थे, तो रेगुलेशन इतनी हो नहीं पाएगी। पोटेंशियल फॉर प्राइवेट, हाउ इज दिस एन एडवांटेज? ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। कंपटीशन ज्यादा होगा, वैरायटी मिलेगी, प्राइसेस कम होंगी, तो दैट इज व्हाई इट्स एन एडवांटेज।
Okay, the next MCQ. What action illustrates equality rather than equity? Equality मतलब सबको सेम मिल रहा है. Equity फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जा रहा है. Okay? A firm installs ramp to its workplace to improve access to people with disabilities. So, are you um, being equal in this case? The answer is no. You're treating fairly. तो जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत है उनके लिए आपने रैम्प्स बना ली. सही है. तो it's a fairness. A government subsidy on rice 0.1 per kg for all member of the public. तो अब अमीर को भी 0.1 की सब्सिडी मिल रही है पर केजी और गरीब को भी मिल रही है. दिस इज इक्वालिटी. A university admission policy offers places to students from disadvantaged socio-economic backgrounds. Now this is equity. देखें, जो माँ बाप अमीर हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं. एट द एंड ऑफ द डे दे have a better chance to get placed in a university, a better university. तो अगर हम डिसएडवांटेज गरीबों को भी देना शुरू कर देंगे तो दैट वुड ट्रीट देम फेयरली. An income tax system where high income earners are paid a higher percentage of tax. So obviously, this is इक्विटी बिकॉज ज्यादा अर्न करोगे ज्यादा टैक्स दोगे. सही है. तो बेसिकली बी इज इक्वालिटी. 10. There is a decrease in the supply of female labor. What will be the effect on male and female wages? दोनों की wages पे क्या effect होगा? Look at the option. दिमाग में demand and supply का तस्वुर करो. और मैं पोलिंग अगले 20 सेकंड बाद लॉन्च कर दूंगा. Okay, I'm launching the poll. अभी बंद हो जाता. Answers दें. Okay, perfect. We have B and D पे फड्डा. फीमेल वेजेस बढ़ जाएंगी. औरतें अगर लेबर फोर्स में कम हो गई तो अब शॉर्टेज हो गई तो दे विल हैव एन इंक्रीज वेज. मेल वेजेस विल आल्सो इंक्रीज. डी इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि जो औरतें काम कर रही थी अब वो नहीं कर रही तो मेल उस जॉब्स पे जाएंगे. इवेंचुअली लेबर मार्केट में ओवरऑल शॉर्टेज हो जाएगी. मेल की भी वेजेस बढ़ेगी और फीमेल की भी. अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस नेशनल मिनिमम वेज. what is not a benefit of this to the economy? ये benefit नहीं है. It boosts the morale of workers. It's a benefit. It raises income of poor workers. It's a benefit. It reduces government spending on welfare payment. That is a benefit. It reduces structural unemployment. दिस इज नॉट अ बेनिफिट. क्योंकि जब आप मिनिमम वेज लगाते हो तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया आप यूं समझ लो कि टेक्नोलॉजी की वजह से. टेक्नोलॉजी की वजह से अब अगर टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग वर्कर तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. और हमने बोला कि लेबर को $10 नहीं देना. आप कितने देने हैं? आपने $12 देने. तो भाई इससे टेक्नोलॉजी वो और अडॉप्ट करेंगे. इट विल इंक्रीज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो इट्स नॉट अ बेनिफिट. In which an increase in which variable would shift the supply curve of farm workers to the right यानी सप्लाई बढ़ेगी. सारे ऑप्शंस को गौर से देखें. मैं पोलिंग ऑन कर रहा हूं इन 15 सेकेंड्स. सो सोचना, क्या ये डिमांड को शिफ्ट करेगा या ये सप्लाई को किसको शिफ्ट करेगा. एंड यू विल गेट टू नो द आंसर. and the polling has been started. OMG. OMG. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. And there has been, okay, 44, 33, 22%. ये आया है. तो बच्चों ने ए बी और सी सेलेक्ट किया. डी किसी ने भी सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि पता है कि अगर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इंक्रीज होगी तो सप्लाई कम होगी. तो दिस इज
is related to marginal revenue product, which is equal to demand. So this will shift the demand. C आंसर नहीं हो सकता. Hourly wage rate will create a movement, और क्वेश्चन बोल रहा है शिफ्ट का. जॉब सिक्योरिटी अगर इंक्रीज होगी तो ज्यादा लोग फार्म्स में काम करना चाहेंगे. सो ए इज द राइट आंसर. which combination of policies is most likely to reduce the low paid workers caught in poverty trap? पॉवर्टी ट्रैप का मतलब होता है कि वो जानबूझ के ज्यादा नहीं कमाते क्योंकि ज्यादा कमाने में उनको नुकसान है. तो टैक्स फ्री अलाउंस को अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज, ताकि वो कमाएं और वो टैक्स ना दें, तो वो पॉवर्टी ट्रैप से बाहर रहेंगे. और नेशनल मिनिमम वेज को अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. पॉवर्टी ट्रैप को आप समझ लें क्या है. पॉवर्टी ट्रैप इज बेसिकली व्हेन a person does not want to improve or increase their wages because then they would get less welfare benefits or they would have to pay more taxes. Yeah. आ जाए next question पे. We are lagging behind. We need to complete because I have a class after this as well. The diagram represents the demand and supply of labor in a competitive industry. What is true about labor L when they are paid wage W? तो L labor मतलब let's say this is the 10th labor. तो 10th labor के बारे में क्या सही है, सिर्फ 10th, सारे 1 से 10 नहीं, सिर्फ 10th labor. L is only paid economic rent. तो अगर देखा जाए तो 10th लेबर ने वेज जो मांगी थी वो लेट्स से $100 मांगी थी, तो उसको $100 ही मिल रही है. तो बेसिकली एवरीथिंग इज ट्रांसफर अर्निंग ओनली फॉर द 10th लेबर. L is paid an element of economic rent and transfer earnings. थोड़ी देर में दिखाता हूं. सही है, गलत. मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ ट्रांसफर अर्निंग मिल रही है. कैसे? क्योंकि 10th लेबर बोल रहा है कि मैं तभी काम करूंगा जब मुझे 100 मिलेंगे, क्योंकि दूसरी जगह पे भी 100 मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे. तो ट्रांसफर अर्निंग है, इकोनॉमिक रेंट नहीं है. तो ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ. L is paid below transfer earning. गलत. It is paid exactly as the transfer earning. तो ये भी नहीं हो सकता. And remains in work. तो उसको ट्रांसफर अर्निंग यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के पैसे मिल रहे, जितने पैसे पिछली जगह मिल रहे तो उतनी ही पैसे मिल रहे, and therefore they will remain in work. D is the right answer. अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि भाई मुझे 13th MCQ दिखा दें. 13th MCQ की आप ले लें पिक्चर. अगर कंफ्यूजन है स्क्रीनशॉट लेके मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेंगे आप. Okay, an easy question. What leads to an inflationary gap? Inflationary gap क्या होती है? When you are producing more than the full employment level. So the aggregate demand is greater than the maximum potential of the economy. बहुत आसान, नाम से पता चल रहा था. सही है. What? Okay, 16th MCQ. An open economy has a positive output gap. Positive output gap का मतलब आप यही समझ लो कि you are producing more than the actual. actual से ज्यादा, या आप यूं समझ लो आप potential से ज्यादा बना रहे हो. सही है. What is likely to be decreasing if you are producing more, यानी आपके मुल्क में पॉजिटिव आउटपुट गैप है, आप बोलो कि इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है. तो अब इस सिचुएशन में डिक्रीज क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स. सो इफ देयर इज एन इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, लोगों की इनकम बढ़ेगी. जब इनकम बढ़ेगी दे विल बाय मोर इंपोर्टेड गुड्स. तो ये आंसर नहीं हो सकता. Leisure, if there is an output gap, positive output gap, we are producing more than full employment, which means हम overtime काम कर रहे हैं, तो leisure कम हो रहा है, and this is the right answer. Nominal wages बढ़ेंगी, ये नहीं हो सकता, and general price level, क्योंकि inflationary output gap है तो वो भी increase ही होगी. Okay. Now this is an calculation question, और इस पेपर की एक खास बात है. मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 3 किस्म के कर्व्स होते हैं, कज़नेट, लॉरेंस और लैफर्कर. 3. तो 3 में से 2 इस पेपर में टेस्ट हुए हुए हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा. मैं तीनों ही समझा दूंगा आज की क्लास में. 2 सेक्टर इकोनॉमी है. ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर 100 बिलियन से राइज हुआ, इन्वेस्टमेंट 200 बिलियन से राइज हुआ.
MPC is 0.5. What will be the national income? तो सबसे पहला काम है हमें मल्टीप्लाई निकालना है. K is equal to 1 upon 1 minus MPC, which is 1 upon 1 minus 0.5, which is 1 upon 0.5, which is 2. अब जब 2 आ गया तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 प्लस 200 से. तो ये 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 600. हमारे पास आंसर आ गया डी. अब यहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मैं आपको बताता हूं. मैंने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्यों लिया? बिकॉज इट वाज ऑटोनॉमस. अगर ये इंड्यूस्ड होता तो मैं नहीं लेता. ऑटोनॉमस और जितने भी इंजेक्शंस है वो सारे लिए जाएंगे, इंड्यूस्ड कोई भी चीज नहीं ली जाएगी. तो अगर लेट्स से मेरा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का कर्व ये है तो 100 इज ऑटोनॉमस ना. सही है. 100 का मतलब क्या है कि इनकम का लेवल जो भी हो मेरी कंजम्पशन 100 तो होगी ही होगी. लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी. तो 100 तो फिक्स्ड है ना. तो जिस भी ग्राफ में परफेक्टली इलास्टिक बनता है वो सारा मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब नेशनल इनकम आएगी. अब अगर आप इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखो तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ भी यूं होता है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखो वो भी यूं होता है. एक्सपोर्ट्स देखो वो भी यूं होता है. तो जो भी ग्राफ परफेक्टली इलास्टिक हैं उन सबको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? मल्टीप्लायर से. ओके. Which government policy is least likely to promote inclusive economic growth? Inclusive economic growth सर आपने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया. Inclusive मतलब everyone gets the benefit of growth. यानी इनकम इनइक्वालिटी कम होती है, सबको ग्रोथ मिलती है. इंक्लूसिव, एवरीवन ग्रोस. तो फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं. पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप होता है. पूरी दुनिया से लोग आते हैं. कौन कमाता है? ऊबर वाले कमाएंगे, रेस्टोरेंट्स वाले कमाएंगे, होटल वाले कमाएंगे, शॉप्स कमाएंगी. लेकिन क्या आपके भाई के पास ट्यूशन से बच्चा आएगा? जवाब है नहीं. दिस इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ. लेकिन लेट्स से आपकी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा आ जाता है. तो एवरीबडी स्टार्ट अर्निंग. मिसाल के तौर पे पैसा हर इंडस्ट्री में आया. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आया, वहाँ पे लोगों की इनकम्स बढ़ी, वो उनके बच्चे आ गए हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हमारी भी ग्रोथ होगी. हर बंदे की ग्रोथ हुई. दैट इज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. Look at the options A, B, C, and D, and then we'll figure out what the answer is. Okay, now मैं आपके पास पोल ओपन कर रहा हूँ. ओह ओह ओह, सबका गलत, सबका गलत. बी और सी, बच्चों ने बी और सी सेलेक्ट किया है. वो बोल रहा है लीस्ट लाइकली. भाई लीस्ट लाइकली. तो अगर मिनिमम वेज इंक्रीज करोगे सबको ग्रोथ मिलेगी. सही है. कम तबके की सैलरी बढ़ेगी, ऊपर का तबका और ज्यादा सैलरी मांगेगा, सबकी ग्रोथ होगी. बी इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे भी सबकी ग्रोथ होगी. तो ये भी नहीं हो सकता. लेजिस्लेशन रिड्यूसिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर ट्रेड यूनियन की पावर कम हो जाएगी तो इवेंचुअली जो ट्रेड यूनियन के पार्ट थे उनकी ग्रोथ कम होगी. तो सी इज द राइट आंसर. डी यूजिंग टैक्सेस एंड ट्रांसफर पेमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, इससे भी सबकी ग्रोथ होगी. सही है. आगे
What is an example of a demand side macroeconomic policy that would reduce cyclical unemployment? Cyclical unemployment क्या कम करेगा? Cyclical unemployment कब होती है? जब aggregate demand कम हो जाए. Aggregate demand कम हो गई, cyclical unemployment हो गई. सही है? तो अगर आपको उसको reduce करना है तो आपने aggregate demand को बढ़ाना है. तो government spending on infrastructure, this is the right answer. सर बी क्यों नहीं है? बी भी तो वही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रीट्रेनिंग वर्कर. तो रीट्रेनिंग की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है. सही है. रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स, तो टैक्स रेट का ताल्लुक डिमांड साइड से तो है, लेकिन अगर इंपोर्ट पे आप टैक्स कम करोगे तो आप ज़्यादा इंपोर्ट्स बाय करोगे. एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ाओगे तो इवेंचुअली कम प्रोडक्शन होगी और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. therefore DB नहीं हो सकता. Okay. Now, liquidity preference curves शिफ्ट हो गया भाई आउटवर्ड्स. अब LP में तीन चीजें आती हैं, ट्रांजैक्शनरी डिमांड, स्पेक्यूलेटिव डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड. ये दोनों जो हैं दे डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इंटरेस्ट, दे रिमेन द सेम. ये दोनों कब शिफ्ट होते हैं? ये दोनों शिफ्ट होते हैं जब इनकम बढ़ेगी तो ये आउटवर्ड शिफ्ट होंगे. सही है. जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो भी ये आउटवर्ड शिफ्ट होंगे. मतलब खर्चे के लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, चीज़ें महंगी हो गई तो खर्चे के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए. शिफ्टिंग आउटवर्ड्स. देयर इज अ फॉल इन नेशनल इनकम, गलत. फॉल होगा तो ये इनवर्ड शिफ्ट होगा. देयर इज अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल, राइट. सो मेरा घर अगर लाख रुपए में चल रहा था, प्राइस लेवल बढ़ गई, अब मेरा घर 1.5 लाख में चल रहा था, I need more money, the demand for money will increase, therefore B is the right answer. सर गवर्नमेंट बोरोइंग इसका ताल्लुक नहीं है. सही है. बोरोइंग का ताल्लुक नहीं है हमारे ट्रांजैक्शनरी और स्पेक्यूलेटिव और प्रिकॉशनरी डिमांड से. इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा इट विल बी अ मूवमेंट अलोंग द कर्व. सही. नो सॉरी हमारे पास 4 कर्व्स हैं जिसमें से फिलिप्स कर्व भी एक है. तो चारों कर्व्स का आज डिस्कस कर लेंगे. 3 तो इस पेपर में टेस्ट हुए हैं. व्हाट डज द फिलिप कर्व शो? फिलिप कर्व ये दिखाता है, एक तरफ इन्फ्लेशन आ गई और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई और कर्व यूं बनता है. तो जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतना कम आपका इन्फ्लेशन का रेट होगा. ये फिलिप कर्व बताता है. इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ऑपोजिट्स है, क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिलेशन है. तो जब भी आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी. रीज़न बड़ा सिंपल है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च कम करेंगे, डिमांड फुल, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. नाउ द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी सिंपल. जब आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन and unemployment. The government is aiming to increase the role of market forces. Market forces यानी demand and supply का रोल बढ़ाना चाह रहा है. Which policy might achieve this? Look at the options और 20 seconds बाद आपकी पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी. In 3, 2, 1. जबरदस्त. A is the right answer. C भी बच्चों ने क्या है, C गलत है. प्राइस कंट्रोल का मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस, और ये अगर मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस इंप्लीमेंट होती है तो उसका मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन है. मार्केट फोर्सेस को फ्रीली ऑपरेट नहीं करने दिया जाए. डीरेगुलेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम किया जाए. नेशनलाइजेशन भी गलत है. क्यों? क्योंकि इफ पीपल आर नेशनलाइज्ड तो वो गवर्नमेंट चलाएगी तो ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस खत्म.
कोटा, ये भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। तो 23, a country has a progressive income tax. What is not a valid reason for a government decision to reduce income tax paid on higher incomes? इनकम टैक्स को कम करना का वैलिड रीजन क्या नहीं है? क्या अगर इनकम टैक्स कम होगा तो अट्रैक्ट होंगे हाईली स्किल्ड वर्कर्स? यस, इट्स अ वैलिड रीजन। प्रिवेंट टैक्स एविजन, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, प्रिवेंट टैक्स इवेजन्स। टैक्स इवेजन्स अगर प्रिवेंट करने हैं तो आपने हाई इनकम टैक्स को कम करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड रीजन। टू प्रोवाइड वर्क इंसेंटिव, यस, जब भी इनकम टैक्स कम करते हो इट क्रिएट्स इंसेंटिव टू वर्क, और इनकम टैक्स बढ़ाते हो इट क्रिएट्स अ डिसइंसेंटिव टू वर्क। तो ये भी सही है, बगैर देखे डी सही है। टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज, गलत। इट विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि आप अमीर से कम परसेंटेज ले रहे हो। तो डी इज नॉट अ वैलिड रीजन। A political party proposed a policy of quantitative easing, creation of money by the central bank. When would such a policy be least likely to destabilize the macroeconomy in the short run? अगर आप क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हो, मनी सप्लाई क्रिएट कर रहे हो, यानी मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो और इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहे हो, सही है। तो डिस्टेबलाइज कर रहे हो इकोनॉमी। व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी? व्हेन द इकोनॉमी वाज एक्सपीरियंसिंग हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होगी तो डिस्टेबलाइज तो होगी। हमें लीस्ट लाइकली देखना है। An economy had price stability, but there was full employment of the labor force. तो इस सिचुएशन में अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो दिस वुड डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी। बल्कि 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 आई वुड वांट यू पीपल कि आप लोग इन सारे ऑप्शंस को खुद से कंसिडर करें। मैं पोलिंग ऑन करूंगा एंड लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट द राइट आंसर। ओके, जबरदस्त। देखें, ए और बी आंसर नहीं था, सही है। क्यों नहीं था? अगर इन्फ्लेशन हो रही है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दोगे तो ये तो आपकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर देगा, सही है। एक तो इन्फ्लेशन है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हो और इन्फ्लेशन हो रही है। प्राइस स्टेबिलिटी है और फुल एम्प्लॉयमेंट है, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से प्राइसेस और तेजी से बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन और हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है एक तरीके से, सही है। इन्फ्लेशन ही बढ़ा रहे हैं मतलब डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। व्हेन देयर इज अ डीप रिसेशन विद हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ाऊंगा तो रिसेशन है मतलब प्राइस लेवल्स लो हैं, तो अब शायद इतने ना बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो ये डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। सी इज द राइट आंसर। व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है जिस इकोनॉमी में, वहां पर डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हो। मैंने आपको बोला था कि हम लोग चार कर्व्स हैं, कजनेट, लैफर, फिलिप्स एंड कजनेट, लैफर, फिलिप्स और एक और कर्व है, दिमाग से निकल गया। मैं आपको 23 दिखा देता हूँ, ये रहा 23, पिक्चर ले लें। ओके, हाँ चलो लैफर देख लेते हैं। लैफर कर्व क्या दिखाता है? लैफर कर्व ये दिखाता है, सही है। एक तरफ आपके पास आता है टैक्स का रेवेन्यू
और एक तरफ आता है आपके पास टैक्स का रेट। तो जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, और फिर एक पॉइंट के बाद जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हो तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। दिस इज लैफर कर्व, द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड एट ईच टैक्स रेट। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। कजनेट कर्व, कजनेट कर्व क्या दिखाता है? कजनेट कर्व दिखाता है एक एक्सेस पे गीनी कोएफिशिएंट यानी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, और दूसरे एक्सिस पे वो दिखाता है इनकम पर हेड, और ये ग्राफ भी यूं ही बनता है। तो जैसे जैसे इनकम पर हेड बढ़ती है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ती है। सही है। जैसे जैसे आपका मुल्क डेवलप्ड होता है आपके मुल्क में इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती है, लेकिन जब आपका मुल्क बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है तो वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या दिखाता है कजनेट कर्व? दोनों एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वो इनइक्वालिटी का मेजर यानी गीनी कोएफिशिएंट दिखाता है, और एक्स एक्सिस पे वो दिखाता है इनकम पर कैपिटा। अब लैफर कर्व, कजनेट कर्व, लॉरेंस कर्व, जो चौथा कर्व मैं आपको बोल रहा था वो था लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व यहां पे दिखाता है, एक तरफ आता है क्यूमुलेटिव वेल्थ, ये वाला, और क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, और ये हो गया लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब ये आ गया लॉरेंस कर्व। जितना ज्यादा बाहर होगा उतनी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक और कर्व बना देता हूँ, लेट्स से एक ब्लू बनाया, एक मैंने रेड बनाया, तो ब्लू वाले में इनइक्वालिटी कम है क्योंकि वो लाइन ऑफ इक्वालिटी के करीब है, और रेड वाले में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा है। सही है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। What might cause inequality to worsen in a country? वर्स हो गई। लुक एट द ऑप्शन, सारे ऑप्शंस आप खुद देखें। अगले दो एमसीक्यूज आप लोगों को खुद ही सॉल्व करने हैं। मैं पोल ओपन कर रहा हूं। जबरदस्त, सब ने सही जवाब दिया है। 100% इंक्रीज्ड डिस्क्रिमिनेशन। An MNC is planning to invest in a new factory in a low income country. सही है। लो इनकम कंट्री पे हम नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। What is not a possible benefit? What is not a possible benefit to the low income country? ऑप्शंस देखें आपके सामने। पोलिंग मैं अगले 10 सेकंड के बाद लॉन्च कर दूंगा। ओके, दैट इज वेरी गुड। अगेन 100% सही आंसर, दैट इज डी। एंड इंक्रीज कंपटीशन फॉर स्मॉल फर्म्स। आसान एमसीक्यूज हैं, तो आप ये देखें शुरू के अगर एमसीक्यूज मुश्किल भी आ जाए ना तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि बीच में या एंड में या कभी कभी स्टार्ट में भी पेपर के आसान एमसीक्यूज की धड़ाधड़ लाइन लगती है। A country with fixed exchange rate faces a surplus in its current account. Which policy is most desirable to maintain the fixed exchange rate? अब अगर मेरे पास सरप्लस है इसका मतलब मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स अगर मेरे ज्यादा हैं तो मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर मुझे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है मुझे अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना होगा। अब डेप्रिशिएट करने के लिए मुझे कौन सी पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी? मॉनेटरी एक्सपेंशनरी। क्योंकि जब भी आप करेंसी को डी वैल्यू करते हो,
आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। अब इसमें ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट के साथ खेलना है। एक्सचेंज रेट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मैं सेल ऑफ फॉरेन करेंसी करता हूं तो आई बाय लोकल करेंसी, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ गई इट विल मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो अगर मेरे पास सरप्लस है, मेरी करेंसी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो मुझे वीक करना है, तब जाके मेरा एक्सचेंज रेट फिक्स होगा। सही है ना? और फिक्स करने के लिए आई वुड यूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर ये वो डायरेक्टली बोल देता ना डी वैल्यू, तो ये आसान हो जाता। तो उसने छुपा के, मेकअप के पीछे छुपा के बताया कि भाई ये डी वैल्यू ही है। ओके, द लास्ट एमसीक्यू, which criticism of FDI is least valid? I'm giving you 30 seconds to figure out the answer and then हम polling start करेंगे। Okay, polling starts now. कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज। हाँ, गुड थिंग इज ऑलमोस्ट एवरीवन पार्टिसिपेटेड। एक बच्चे ने नहीं दिया। जिसने नहीं दिया, देखें पोल आ रहा होगा आपके पास। सही है, पोल का वो आइकन बना हुआ होगा, बार डायग्राम, उसको टच करें। उसको टच करने के बाद पोल ओपन हो जाएगा। ओके, एवरीवन हैज आंसर्ड एंड एवरी आंसर वाज सिलेक्टेड। कुछ बच्चों ने ए किया, कुछ बच्चों ने बी, कुछ बच्चों ने सी, कुछ बच्चों ने डी। इट इनकरेजेस कंपटीशन, reduces prices, forces less efficient firms to leave the market. Now, this is an advantage, bhai. It's not a criticism. That's why it's the right answer. अब बाकी को देखते हैं तो वो क्रिटिसिज्म है भाई। लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, अगर वो बोलते डोमेस्टिक फर्म्स बंद हो जाएंगे तो ये क्रिटिसिज्म हो जाता। वो बोल रहे लेस एफिशिएंट फर्म्स बंद होंगी, तो अच्छा है ना। सही है, सड़ी हुई फर्म्स जो इनएफिशिएंट है, जिनकी कॉस्ट ज्यादा है, वो बंद हो रही है, कोई कोई टेंशन नहीं है। B, it brings workers from its own country. Now this is a valid criticism. हमारे वर्कर्स को फायदा ही नहीं होगा। It usually drawn quickly in case of global crisis. तो जब भी ग्लोबल क्राइसिस होगा ना, ये कंपनीज जो है ना पहली फुर्सत में भाग जाएंगी। दुबई में यही हो रहा है। आपके पास जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या है कि वहां पे जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थी, एक झटके में सारी वो लोग लेके वापसी चले गए। डी, actions result in degradation, environmental degradation and natural resources की over exploitation। तो ये भी एक criticism है। All right, so we are done and next class में हम Feb March 2026 करेंगे on Tuesday। सही है, 4 at Tuesday 4। चलें, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।